आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं जो सच में किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल। आज का हमारा मेन फोकस थिंक IQ यूट्यूब चैनल के एक वीडियो पर है। ये वीडियो असल में ये ग्रांट सबथियर की बहुत ही मशहूर किताब फाइनेंशियल फ्रीडम का एक काफी डिटेल समरी है, और बहुत ही बेहतरीन समरी है। हाँ, तो इस पूरे बातचीत का हमारा जो सबसे बड़ा मिशन है वो ये डिकोड करना है कि कैसे कोई भी व्यक्ति एकदम जीरो से शुरुआत करके पूरी तरह से आर्थिक आजादी हासिल कर सकता है, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। जी। और सबसे अहम बात ये समझना है कि पैसे को अपना गुलाम कैसे बनाया जाए ताकि कोई भी खुद पैसे का गुलाम बन के ना रह जाए। यही सबसे बड़ी चुनौती होती है आजकल। बिल्कुल। और सच कहूँ तो इस विषय में घुसते ही ना एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। जरा सोचिए कि कोई अपना बैंक अकाउंट चेक करे और उसमें बैलेंस दिखे सिर्फ $2.26। मतलब लगभग ना के बराबर पैसा। हाँ, ग्रांट सबथियर जो इस किताब के लेखक हैं, उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा ही था। उनके पास कोई खानदानी रईसी नहीं थी, ना ही कोई लॉटरी लगी थी उनकी। एकदम सही। लेकिन फिर भी जिंदगी के उस सबसे निचले स्तर से उठकर उन्होंने सिर्फ 5 सालों के अंदर $1 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति खड़ी कर ली। ये कहानी वाकई में दिमाग हिला देने वाली है। देखिए, जब कोई पहली बार ये सुनता है तो ये किसी चमत्कार या रातों रात अमीर बनने वाली किसी जादुई तरकीब जैसा लग सकता है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ये कोई जादू नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक पूरी तरह से आजमाया हुआ, एकदम प्रैक्टिकल और बहुत ही लॉजिकल तरीका है। ग्रांट की ये जो कहानी है वो सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने के लिए नहीं है। मतलब सिर्फ एक प्रेरणा नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही ठोस रणनीति है जिसे कोई भी आम इंसान अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। अक्सर सोसाइटी में ये मान लिया जाता है कि ऐसी सफलता या तो बहुत किस्मत वालों को मिलती है या फिर किसी खास बैकग्राउंड वाले लोगों को। हाँ, लेकिन ग्रांट ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए काम कर सकता है जो अपनी सोच को क्लियर रखे। उन्होंने अपनी खुद की गलतियों से सीखा और एक ऐसा फ्रेमवर्क बना दिया जो आज लाखों लोगों को एक मजबूत फाइनेंशियल नींव खड़ी करने में मदद कर रहा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम अपने आसपास आर्थिक आजादी शब्द सुनते हैं तो अक्सर इसका मतलब बहुत ही गलत निकाला जाता है। हाँ, वो दिखावे वाली बात। वही, लोगों के दिमाग में तुरंत किसी आलीशान बंगले, लग्जरी गाड़ियां और हर साल लॉन्च होने वाले नए स्मार्टफोन की तस्वीर बन जाती है। दिखावे और असलियत के बीच का ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। ग्रांट के वीडियो में एक दिलचस्प कहानी है जिससे ये बात एकदम साफ हो जाती है। रवि और अमित का उदाहरण। हाँ, वो उदाहरण इस पूरी फिलॉसफी का कोर है। रवि को ही देख लीजिए। बिल्कुल। रवि और अमित दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर है, लेकिन रवि की लाइफस्टाइल एकदम अलग है। जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है उसके खर्चे शुरू हो जाते हैं। हाँ, और महीने की 30 तारीख आते आते उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है। उसने एक महंगी कार ले रखी है, लेटेस्ट गैजेट्स हैं, लेकिन वो सब EMI के भारी बोझ की तले दबा हुआ है। सही कहा। महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता। वो बस अगली सैलरी क्रेडिट होने वाले मैसेज का इंतजार करता है। देखा जाए तो वो एक तरह के ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है। भाग बहुत तेज रहा है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। और वहीं दूसरी तरफ अमित का जो उदाहरण है वो एकदम अलग माइंडसेट के साथ चलता है। उसका क्या तरीका है? अमित की सैलरी भी उतनी ही है, लेकिन वो अपने हर एक खर्च का हिसाब रखता है। वो उन फालतू चीजों से दूरी बनाकर रखता है जो सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं। स्मार्ट अप्रोच। और सबसे खास बात, वो सिर्फ अपनी 9 से 5 की नौकरी पर निर्भर नहीं है। वो एक छोटा सा साइड हासिल भी करता है। अपनी इसी समझदारी से पैसे बचाकर उसने निवेश करना शुरू किया और सिर्फ 3 साल के अंदर ही एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीद ली। क्या बात है! मतलब उस प्रॉपर्टी से उसे हर महीने किराए के रूप में एक पैसिव इनकम मिल रही है। बिल्कुल। रवि आज भी पैसे कमाने के लिए जी रहा है, जबकि अमित ने अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा दिया है। असली आर्थिक आजादी असल में यही है। हाँ, ये वो आजादी है जब सुबह उठने के लिए किसी अलार्म घड़ी की तेज आवाज की जरूरत ना पड़े, बल्कि इंसान अपनी मर्जी से और चैन से सोकर उठे। एकदम सही। ये एक ऐसा माइंडसेट है जहां लोगों को वो पैसा खर्च करने की जरूरत महसूस नहीं होती जो उनके पास है ही नहीं, के लिए जिन्हें वो शायद पसंद भी नहीं करते। ये माइंडसेट वाली बात बहुत ही सटीक है। वो कहते हैं ना कि हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उन पैसों से जो हमारे नहीं है। एकदम सही बात है। और जब हम बचत या स्मार्ट सेविंग की बात करते हैं तो इस समरी वीडियो ने एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ा है। कौन सा मिथक?
अक्सर जितने भी बड़े फाइनेंशियल गुरुज होते हैं वो हमेशा यही सलाह देते हैं कि छोटी छोटी खुशियों को मारना शुरू कर दो। सुबह की अपनी मनपसंद कॉफी पीना बंद कर दो। हाँ, या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो। बिल्कुल। और बस इसी तरह से पाई पाई बचाकर कोई इंसान अमीर बन जाएगा। लेकिन ग्रांट साबाथियर इस पूरी सोच के बिल्कुल खिलाफ है। ये बात सच में हैरान करती है। ग्रांट का इस पर बहुत ही प्रैक्टिकल और तार्किक नजरिया है। उनका मानना है कि इस तरह की एक्सट्रीम कंजूसी मानसिक रूप से बहुत थका देने वाली होती है। एक तरह से खुद को सजा देने जैसा है ये। हाँ, इसे डाइट करने जैसा समझ सकते हैं। अगर कोई अचानक से सब कुछ खाना छोड़ दे तो कुछ ही दिनों में वो टूट जाएगा और पहले से ज्यादा जंक फूड खा लेगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इंसान हर दिन अपने हर छोटे सुख को काटकर कभी भी अमीर और खुशहाल नहीं बन सकता। तो फिर उनके हिसाब से असली स्मार्ट सेविंग क्या है? असली स्मार्ट सेविंग का मतलब अपनी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने खर्चों को बहुत ही बारीकी से समझना, उन्हें जरूरी खर्चों और विलासिता में बांटना, यानी नीड्स और लग्जरीज में। बिल्कुल। बजाय इसके कि रोज की वो कॉफी छोड़ी जाए जो एनर्जी देती है, ज्यादा असरदार ये है कि जो बेकार के सब्सक्रिप्शंस हैं जिनका महीनों से इस्तेमाल ही नहीं हुआ है उन्हें बंद किया जाए। या फिर एक सस्ता और सही बीमा लिया जाए जिससे बड़े खर्चे बचाए जा सके। एकदम सही। लेकिन इस स्मार्ट सेविंग की शुरुआत एक अनिवार्य कदम से होती है और वो है हर एक खर्च को ट्रैक करना। खर्चों को ट्रैक करने की अहमियत पर ग्रांट ने बहुत जोर दिया है। उस वीडियो में कस्सा है कि अपनी शुरुआत के दिनों में ग्रांट ने $1 की चॉकलेट का खर्च भी अपनी एक्सेल शीट में लिखा था। हाँ, एक डॉलर का हिसाब। सच कहूँ तो $1 की चॉकलेट का खर्च एक्सेल में डालना, ये सुनने में बहुत थका देने वाला लगता है। क्या सच में इतना जुनूनी होना पड़ता है? ये सवाल बहुत लाजमी है। शुरुआत में ये जुनूनी लग सकता है, लेकिन लॉजिक बहुत गहरा है। बात उस $1 की चॉकलेट की नहीं है, बात उस आदत की है, अवेयरनेस की आदत। हाँ, जब तक किसी को ये नहीं पता होगा कि उसके बटुए से पैसा रिस्क कर कहाँ जा रहा है, वो कभी भी उस लीकेज को रोक नहीं पाएगा। तो मतलब हर खर्च लिखना ही होगा? आज के डिजिटल युग में तो हर चीज एक्सेल में लिखने की जरूरत भी नहीं है। वॉलनट या मनी मैनेजर जैसे ढेरों एप्स मौजूद हैं जो इस काम को ऑटोमेट कर देते हैं। हाँ, फोन में ही सब बजाता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जब तक पैसे के फ्लो को नहीं समझा जाएगा तब तक उस बहते हुए पैसे को सही दिशा नहीं दी जा सकती। समझ गई। यानी पहले बीमारी को डायग्नोस करना है कि पैसा जा कहाँ रहा है। और जब हम पैसे जाने की बात कर रहे हैं, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। बताइए। वो है कर्ज का मुद्दा। हमारे समाज में कर्ज को अक्सर एक बहुत बड़े दाग की तरह देखा जाता है। बचपन से सिखाया जाता है कि जितनी चादरों उतने ही पैर पसारो। सही बात है। लेकिन इस वीडियो में जो सबसे बड़ा मेंटल शिफ्ट है वो ये समझना है कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। कर्ज को अच्छे और बुरे कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ये बहुत से लोगों के लिए एकदम नई सोच हो सकती है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना किसी भी इंसान के फाइनेंशियल सफर के लिए बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझते हैं, सबसे पहले आता है गुड डेप्ट यानी अच्छा कर्ज, जो कि एक इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ये वो कर्ज है जो भविष्य में किसी व्यक्ति की कमाई की क्षमता या नेटवर्थ को बढ़ा देता है। ये कोई बोझ नहीं है। इसके कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे अगर किसी ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए, मान लीजिए MBA करने के लिए एजुकेशन लोन लिया है, तो कोर्स पूरा होने के बाद उसकी सैलरी बढ़ने की संभावना बहुत अधिक होती है। या फिर कोई नई स्किल सीखने के लिए लिया गया लोन। बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग या स्टॉक ट्रेडिंग जैसी स्किल के लिए लिया गया कर्ज, या फिर कोई रेंटल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लिया गया होम लोन, जहां से किराया आ रहा हो। हाँ, प्रॉपर्टी से जो किराया आता है वो उस कर्ज की EMI चुकाता है और अंततः वह प्रॉपर्टी अपनी एक संपत्ति बन जाती है। मतलब ये वो कर्ज है जो असल में जेब में पैसा डालता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ होता है बैड डेप्ट या बुरा कर्ज, जो बिना किसी रिटर्न के सिर्फ जेब खाली करता है और भविष्य को अंधकार में डाल देता है। बुरे कर्ज के जो उदाहरण सामने आते हैं ना, वे आज के दिखावे वाले समाज की कड़वी सच्चाई है। जैसे सिर्फ एक बढ़िया सेल्फी लेने के लिए EMI पे नया आईफोन खरीद लेना, या बिना प्लानिंग के छुट्टियों पर जाने के लिए पर्सनल लोन ले लेना, और सबसे आम गलती कोई ऐसी महंगी कार खरीद लेना जो कोई कमाई तो नहीं लाती बल्कि उल्टा पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ा देती है, और जिसकी वैल्यू शोरूम से निकलते ही कम हो जाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये सब बैड डेप्ट के क्लासिक उदाहरण हैं जो धीरे धीरे इंसान को आर्थिक रूप से खोखला कर देते हैं। ग्रैंड साबाथियर की एक लाइन है यहाँ कि कर्ज भविष्य पर लगने वाले एक टैक्स की तरह है। बहुत ही पावरफुल लाइन है।
जितना ज्यादा बुरा कर्ज होगा, इंसान की भविष्य की स्वतंत्रता उतनी ही कम हो जाएगी। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये स्पष्ट होता है कि सही उद्देश्य और योजना के साथ लिया गया कर्ज इंसान को आजाद बनाता है, बहुत तरक्की का एक लेवरेज बन जाता है। लेकिन वहीं कर्ज अगर बिना सोचे समझे और सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लिया जाए तो वो चुपचाप इंसान को आर्थिक गुलाम बना देता है। लोगों को लगता है कि वो नई चीज खरीद रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी आजादी बेच रहे होते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति ये सारी बातें सुनता है कि माइंडसेट बदलो, अच्छे कर्ज का इस्तेमाल करो, खर्चों को ट्रैक करो, तो ये सवाल लाजमी है कि जो लोग रोजमर्रा की 9 से 5 की नौकरी में बंधे हैं, वे असल में इस आजादी को कैसे पा सकते हैं? यहीं पर इस पूरे डिस्कशन का सबसे अहम कंसेप्ट आता है, जिसे फायर मूवमेंट कहा जाता है। फायर मूवमेंट? हाँ, फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। रिटायर अर्ली मतलब क्या 35 या 40 की उम्र में काम करना बंद करके बस घर पे बैठ जाना है? नहीं, नाम में रिटायर अर्ली जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान जवानी में ही काम करना छोड़ दे। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका गहरा अर्थ ये है कि इंसान अपनी शर्तों पर जीने की आजादी पाले। जब इतना बैकअप हो जाए तब काम करना एक मजबूरी नहीं रहता, बल्कि एक चॉइस बन जाता है। आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है, न कि वो काम जो सिर्फ बिल चुकाने के लिए करना पड़ता है। इस मूवमेंट से जुड़े लोग अपनी इनकम का 50 से लेकर 70% तक सेव कर लेते हैं। बाप रे, 50 से 70%? ये सुनकर तो कोई भी आम नौकरी पेशा इंसान घबरा जाएगा। पहली बार सुनने में डरावना लगता है, लेकिन इसे रातों रात नहीं करना है। इसके लिए एक बहुत ही फेमस रूल बताया गया है, 50-30-20 का नियम। ये एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट है। इस 50-30-20 के नियम को थोड़ा डिकोड करते हैं। इसके तहत किसी भी इंसान को अपनी आय का 50% हिस्सा अपने जरूरी खर्चों के लिए रखना चाहिए, जैसे घर का किराया, राशन, बिजली का बिल। हाँ, उसके बाद जो 30% हिस्सा है वो अपनी इच्छाओं के लिए रखा जा सकता है, बाहर खाना खाना, मूवी देखना वगैरह। और सबसे महत्वपूर्ण, कम से कम 20% हिस्सा हर हाल में बचत और निवेश के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बेसिक ब्लूप्रिंट है। और जैसे जैसे कमाई बढ़ती है, इस 20% वाले हिस्से को बढ़ाकर 30, 40 और 50 तक ले जाना है। और इसके साथ ही एक इमरजेंसी फंड का होना बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि लाइफ में कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है या नौकरी जा सकती है। इसीलिए कम से कम 3 से 6 महीने के बेसिक खर्चों के बराबर का एक फंड होना चाहिए, जिसे केवल आपातकालीन स्थिति में छुआ जाए। ये इमरजेंसी फंड ही वो सेफ्टी नेट है जो रात में चैन की नींद सोने देता है। सही बात है, लेकिन ग्रांट की स्ट्रैटेजी में सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है। हाँ, बचत सुरक्षित कर सकती है, पर अमीर नहीं बना सकते। इसलिए उनका एक और पिलर है आय को डाइवर्सिफाई करना, इनकम के कई रास्ते तैयार करना। आज के समय में सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर रहना बहुत बड़ा रिस्क है। अगर वो रास्ता बंद हुआ तो पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। इसी आय को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले है एक्टिव इनकम। ये वो पैसा है जो कोई व्यक्ति अपना समय और स्किल्स देकर नौकरी या बिजनेस से कमाता है, जो कैश फ्लो के लिए जरूरी है। और यहीं से बात आती है दूसरे स्रोत की, जिसे साइड हसल कहा गया है। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल लगा। ये 9 to 5 की नौकरी के बाद के 5 से 9 के समय का सही इस्तेमाल है। नेटफ्लिक्स देखने के बजाय कोई नई स्किल सीखना या एक्स्ट्रा पैसा कमाना, जैसे फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या यूट्यूब चैनल। ग्रांट सबाथियर ने खुद एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से अपना साइड हसल शुरू किया था। यही साइड हसल वो एक्स्ट्रा बफर देता है जिसे तेजी से इन्वेस्ट किया जा सकता है, और वही इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आगे चलकर तीसरे और सबसे पावरफुल आय के स्रोत को जन्म देता है, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम यानी वो पैसा जो आपके लिए तब भी काम कर रहा हो जब आप सो रहे हो। बिल्कुल। लेकिन पैसिव इनकम सुनते ही लोगों को लगता है कि ये बहुत टेक्निकल है। इंडेक्स फंड्स या शेयर मार्केट का नाम सुनकर कई लोग डर जाते हैं। इसे बहुत सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। इंडेक्स फंड्स असल में देश की टॉप कंपनियों का एक बास्केट होता है। आपको हर कंपनी को ट्रैक नहीं करना पड़ता, आप बस इकोनॉमी की ग्रोथ पर पैसा लगा रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में लगातार बढ़ता है। पैसिव इनकम इन्हीं इंडेक्स फंड्स के रिटर्न से आ सकती है, अच्छी कंपनियों के डिविडेंड से आ सकती है, या फिर रेंटल प्रॉपर्टी से। जब बचाया हुआ पैसा खुद मशीन की तरह पैसा बनाने लगे, तभी असल में कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है। और जब इस तरह के 3 या 4 आय के स्रोत बन जाते हैं, तब नौकरी जाने का डर नहीं सताता। डर की जगह आत्मविश्वास ले लेता है। यही पैसा गुलाम बन जाता है और इंसान आजाद। पूरी गेम ही पलट जाती है। ये सफर सचमुच आंखें खोलने वाला है। अगर इस पूरी डीप डाइव चर्चा को समेटा जाए
तो कुछ साफ टेकअवे सामने आते हैं। बिल्कुल। आर्थिक आजादी की शुरुआत बटुए से नहीं, माइंडसेट बदलने से होती है। पाई पाई का हिसाब रखना और स्मार्ट सेविंग करना, अच्छे और बुरे कर्ज के बीच का अंतर समझना, और आय के कई रास्ते खोलकर समय रहते निवेश शुरू करना। 9 से 5 की नौकरी के साथ साथ 5 से 9 की मेहनत ही असली आजादी का रास्ता तय करती है। बहुत सही समराइज किया आपने। और कंक्लूजन के रूप में एक विचार याद रखना चाहिए कि पैसा कोई अंतिम मंजिल नहीं है, पैसा महज एक टूल है। अल्टीमेट गोल एक संतुलित और आजाद जीवन जीना है, जहां फैसले डर से न लिए जाएं। शुरुआत में निवेश डूबने का डर या फेल होने का डर स्वाभाविक है, लेकिन डर को दूर करने का सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है एक्शन लेना। लगातार आगे बढ़ते रहना, शून्य से शुरुआत करके एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां पैसा आपके लिए काम करे। यह कोई ख्याली पुलाव नहीं है, एक प्रैक्टिकल लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, सुनने वालों के लिए गहरा विचार है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर आज किसी भी कारणवश आय का एकमात्र और मुख्य स्रोत अचानक रातों रात बंद हो जाए, तो क्या कोई ऐसा वित्तीय सिस्टम तैयार है जो अगले 5 सालों तक जीवन शैली को बिना किसी समझौते के चला सके? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि सिर्फ कॉर्पोरेट सैलरी के भरोसे बैठने के बजाय खुद का एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा जाल बुना जाए और समय का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लिया जाए? ये वो विचार है जिस पर गहराई से सोचने और आज से ही काम शुरू करने की जरूरत है।